हेलो दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल MK साइंस क्लासेस पर। तो मेरे बच्चों, जो आज का सेशन रहने वाला है वो साइंस की क्लास रहने वाली है। बड़ी शानदार मजेदार नए क्वेश्चंस के साथ हम प्रत्येक दिन आपके सामने आते हैं। बिल्कुल। और जो मेरा भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करता रहे। ठीक है जी। जो मेरा भाई आर्मी, GD, ट्रेड्समैन, टेक्निकल जिसकी भी तैयारी कर रहा है, उन सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ध्यान रखिए, समय को वेस्ट ना करते हो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बच्चा देखिए क्या कह रहा है भाई। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया। इसका मतलब जो प्रकाश का विद्युत प्रभाव है, इसका प्रतिपादन किसने किया था? कॉम्पटन ने, मैक्सवेल ने, हेनरिक रोडोल्फ हर्ट्ज ने, या फिर आपका आइंस्टाइन ने। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो बच्चों ध्यान रखना, प्रकाश विद्युत प्रभाव का जो प्रतिपादन किया था वो किया था हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने। ठीक है जी बच्चों, ध्यान रखना है भाई। आइंस्टाइन ने किसके बारे में बताया था? एनर्जी के बारे में बताया था, ऊर्जा के बारे में बताया था, जिसका फॉर्मूला इन्होंने दिया था E=mc²। ध्यान रखिए भाई। ठीक है जी, तो ध्यान रखना है भाई, E=mc²। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो गया। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। तो देखिए क्या कह रहा है भाई। देखिए कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है कि दूध का घनत्व निम्न उपकरण के द्वारा मापा जाता है। भाई दूध का घनत्व किससे मापा जाएगा? कैलोरीमीटर से, बैरोमीटर से, बैचुरीमीटर से, या फिर लैक्टोमीटर से। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार बच्चा, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। अच्छा जवाब आपका आ रहा है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपका लैक्टोमीटर होता है उसके द्वारा दूध का घनत्व मापा जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिए भाई। और बैरोमीटर जो होता है, इससे क्या मापा जाता है बच्चा? आपका वायुमंडलीय दाब। क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय वायुमंडलीय क्या मापा जाता है? वायुमंडलीय दाब को जो मापा जाता है, किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है थर्ड। क्या कह रहा है? अवांछित पेड़ पौधों को निकालने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? जो मतलब जो आपके फसल के अंदर अवांछित, जिसको आप नहीं चाहते वो आपके पौधे हो जाते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान रखना, उनको निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सीडिंग कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, फिर खरपतवार कहते हैं। जल्दी से बताइए। तो पेड़ पौधों को निकालने वाली प्रक्रिया जो होती है, पेड़ को जो निकालना होता है, जो आपका बेकार पौधा होता है किसी फसल के अंदर, तो बच्चा ठीक है जी, तो वो खरपतवार जो होता है उसको क्या होता है? उसको बोलते हैं विनोइंग। ठीक है, जिसको बीना जाता है, वहां से निकाला जाता है भाई, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या कह रहा है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? सिट्रिक अम्ल है, रेटिनॉल है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, या फिर नाइट्रिक अम्ल है। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है बच्चा, वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन सी का क्या होता है बच्चा? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। और ये किसका होता है बच्चा? विटामिन ए का रेटिनॉल होता है। ध्यान रखिए भाई साहब। और सिट्रिक अम्ल जो होता है खट्टे पदार्थों में होता है। खट्टे खट्टे पदार्थ जो होते हैं बच्चा, उसमें होता है आपका कौन सा? सिट्रिक जो अम्ल होता है। जैसे कि मैं कह सकता हूँ आपको, संतरा नींबू, संतरा, किन्नू। ठीक है जी, किन्नू, मौसमी वगैरह जो होती हैं, इन सभी में कौन सा बच्चा आपका वो होता है? अम्ल होता है। तो सिट्रिक अम्ल होता है। ध्यान रखना भाई। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन। रेटिनॉल, जो रेटिनॉल होता है, ये विटामिन ए का रासायनिक नाम है। और कमी से रोग जो होता है विटामिन ए की कमी से, वो होता है बच्चों क्या चीज? रतौंधी रोग होता है भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? आपका होता है सकरवी। और सकरवी में होता क्या है? आपकी जो मसूड़े होते हैं उनसे क्या आने लगता है? ब्लड या खून आने लगता है। ठीक है जी बच्चा, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो ऐसा कौन सा तत्व है जो उत्कृष्ट गैस नहीं है? रेडॉन है, प्राणवायु है, हीलियम है, या नियोन है? जल्दी से बताइए कमेंट करके क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बच्चा, सभी क्या है? उत्कृष्ट गैस होती है, परंतु कौन सी होती है? प्राणवायु जो होती है, जिसको हम कह सकते हैं ऑक्सीजन, ये प्रकार से क्या है? उत्कृष्ट गैस नहीं होती है। हम कह सकते हैं जो आपकी इनर्ट गैसेज होती हैं वो उत्कृष्ट गैस के अंदर आती है ना जी। जो इनर्ट गैसेज होती हैं, जो अक्रिय गैसेज होती हैं, वो उत्कृष्ट गैस के अंदर आएंगी, परंतु जो प्राणवायु ऑक्सीजन जो होती है उत्कृष्ट गैस के अंदर नहीं आती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। हरे रोशनी में रखा एक लाल रिबन कैसा दिखाई देता है? हरी रोशनी में लाल रिबन रखा हुआ है तो कैसा दिखाई देगा? नारंगी कलर का, पीले कलर का, काले कलर का, फिर नीले कलर का। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चों, कैसे कलर का दिखाई देगा? आपको काले कलर का दिखाई देता है मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा भाई। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।
गुरु दक्षिणा के तौर पर बस यही कार्य आप करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए प्रत्येक दिन क्लासेस लाते रहेंगे। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इससे पहले भी बेटा 19 से 20 आपकी क्लास जा चुकी है, जीडी की जो भी तैयारी कर रहा है, एनडे की भी आपकी 10 से 12 क्लास जा चुकी हैं। तो ध्यान रखना बच्चा, सभी बच्चा जो नया जुड़ा हो एक बार उन सभी क्लासेस को जाकर जरूर देखे। बिल्कुल बच्चा, पेपर जो फंसेगा इन्हीं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग फंसेगा, ध्यान रखना है भाई। तो देखिए भाई क्या आंसर होगा, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है, तो बच्चा ध्यान रखना वो निकाली जाती है मैग्नीशियम। क्या निकाली जाती है, जो मैग्नीशियम होती है समुद्र के पानी में सबसे ज्यादा मात्रा में निकाली जाती है। पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा जो उपस्थित होती है धातु, कौन सी धातु होती है, भूपर पट्टी पर, जो पृथ्वी की भूपर पट्टी होती है ना, ऊपर वाली लेयर जो होती है, इस पर सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी होती है, सबसे ज्यादा मात्रा में जो होती है एल्यूमिनियम होती है भाई, ध्यान रखिए। ठीक है जी, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 था। क्या कह रहा है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है, टाइलिन एंजाइम होता है, रेनिन एंजाइम होता है, पेप्सिन होता है, ये सभी जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। बहुत शानदार आपके जवाब आ रहे हैं, वेरी गुड, चलते रहिए, वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड। जल्दी से बताइए बच्चों क्या आंसर होने वाला है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपका लार होता है उसमें जो एंजाइम पाया जाता है बच्चा होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा होता है, टाइलिन। जो टाइलिन एंजाइम होता है ये आपके किस में पाया जाता है, लार में पाया जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चा, इसका काम होता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च को किस में तोड़ता है बच्चों, ये माल्टोज में तोड़ता है भाई। किस में तोड़ता है, माल्टोज में, स्टार्च को माल्टोज में। पेप्सिन और रेनिन जो होते हैं बच्चा, ये आपके गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलते हैं। किससे निकलते हैं, गैस्ट्रिक ग्रंथि से निकलते हैं बच्चा। कौन कौन से आपके पेप्सिन और रेनिन, और ये गैस्ट्रिक ग्रंथि होती कहाँ बच्चा, ये आपके अमाशय में होती है। अमाशय को क्या बोलते हैं बच्चों, अमाशय को बोलते हैं पेट, ध्यान रखिए भाई। ठीक है जी, चलिए शानदार, वेरी गुड बच्चा, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। मनुष्य का हृदय होता है भाई, मनुष्य का हृदय जो होता है वो कैसा होता है, वो 4 कोष्ठक होते हैं, उसमें 3 कोष्ठक होते हैं, द्विकोष्ठक होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो कोष्ठक होता है, जो चैम्बर होते हैं भाई, कितने चैम्बर होते हैं, तो चैम्बर होते हैं बच्चा 4। जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, क्या होते हैं, जितने भी आपके मैमल्स होते हैं, सभी मैमल्स के अंदर जितने भी आपके स्तनपायी जीव होते हैं, तो बच्चा सभी स्तनपायी जीव में जो होते हैं 4 चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं बच्चा, 4 चैम्बर, इसका मतलब होते हैं 4 कोष्ठक होते हैं भाई, ध्यान रखिए। ठीक है जी, 4 वाल्व होते हैं, 4 ही क्या होते हैं आपके कोष्ठक होते हैं, ध्यान रखना भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या कह रहा है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है, ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करेगी, तीव्रता पर, ठीक है जी, उसके आयाम पर, उसकी आवृत्ति पर, या सभी, जल्दी से बताइए। ध्वनि की प्रबलता जो होती है किस पर निर्भर करती है, तो बच्चा ध्यान रखना, ध्वनि का जो आयाम होगा, इसका मतलब जो एम्पलीट्यूड होगा, ठीक है जी, एम्पलीट्यूड जो होगा उस पर निर्भर करती है बच्चा आपका क्या, आपका ध्वनि की प्रबलता करती है। आपने देखा होगा कोई ध्वनि जा रही है ऊपर नीचे, कितना ऊपर नीचे जा रही है, ये इसके क्या होते हैं बच्चा, एम्पलीट्यूड होते हैं, ध्यान रखिए भाई। कितना ऊपर नीचे जा रही है, तो ध्यान रखना ये क्या होता है आपका आयाम होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11। जीन कहाँ पर पाए जाते हैं, जीन जो होते हैं कहाँ पर पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्रोमोसोम में, राइबोसोम में, राइबोसोम में, या हम कह सकते हैं लाइसोसोम। ठीक है जी, लाइसोसोम कह दो आप, ठीक है जी, लाइसोसोम में पाए जाते हैं, या राइबोसोम, क्रोमोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो जीन जो बच्चा पाए जाते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, क्रोमोसोम के अंदर पाए जाते हैं। क्रोमोसोम को बोलते हैं बच्चा गुणसूत्र। क्या बोलते हैं, आपके जो जीन पाए जाते हैं गुणसूत्र के अंदर पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं अनुवांशिकी की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो जीन ही होती है। ठीक है, यही होती है भाई जीन। जीन शब्द का नामकरण जो किया था जॉनसन ने किया था, किसने किया था बच्चा, जॉनसन ने 1909 में किया था, जॉनसन ने। गुणसूत्र जो होते हैं हमारे अंदर कितने होते हैं बच्चा, 46 होते हैं। और जोड़े जो होते हैं वो होते हैं, पेयर जो होते हैं, जोड़ा जो होता है वो कितना होता है बेटा, जोड़ा जो होता है वो होता है 23 का। ध्यान रखें भाई, इन चीजों को लिखते रहिए, कॉपी पेन निकाल लीजिए भाई साहब। देखिए कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का ऊर्जा घर जो कहा जाता है बच्चा, कोशिका का ऊर्जा घर, कोशिका का रसोई घर, या कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, इसी को कहा जाता है भाई, ध्यान रखना है। राइबोसोम को कोशिका का प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है बच्चों, प्रोटीन की फैक्ट्री जो कहा जाता है वो किसे कहा जाता है, राइबोसोम को। और लाइसोसोम जो होता है बेटा, इसको कहते हैं कोशिका की आत्महत्या की थैली। क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, मतलब जो आपकी क्या है, सेल जो मरेगी हम कह सकते हैं वो किसके अंदर मर जाती है, लाइसोसोम के अंदर मर जाती है भाई, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है बच्चा, क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक सतह पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो बच्चा 8 मिनट 20 सेकंड, 6 मिनट 20 सेकंड, या फिर 5 मिनट 20 सेकंड, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फिक्स रेशो जो होता है बेटा 8 मिनट होता है। 8 मिनट हम कह सकते हैं 16.6 सेकंड जो समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगता है। तो यहाँ पर सीधा सीधा दे रखा है, तो क्या लगाना भाई साहब, आपको 8 मिनट 20 सेकंड आपको लगाना है। तो ध्यान रखना सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में इतना समय लगता है। और चंद्रमा के प्रकाश जो चंद्रमा होता है वो कितना होता है, 1.3 के आसपास होता है भाई, ठीक है, 1.3 सेकंड। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, NaCl सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है। पीएच मान का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ
पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है बच्चा, इसको हम बोलते हैं पीएच वैल्यू। ठीक है, हाइड्रोजन देखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन जो होता है तो पीएच मान जो होता है, वेरी गुड, तो ध्यान रखना वो क्या होता है बच्चा, वो 7.77 होता है, 7.4 या फिर 8 जो होता है। तो बेटा सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको हम बोलते हैं नमक। क्या बोलते हैं बच्चा, नमक बोला जाता है। तो ध्यान रखना इसका पीएच वैल्यू जो होती है 7 होती है, इसका मतलब ये उदासीन है। इसका मतलब हम कह सकते हैं उदासीन है भाई साहब, वो न्यूट्रल है, मतलब ना वो अम्ल है ना ही क्षार है। ध्यान रखें भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सदिश राशि, निम्नलिखित में सदिश राशि है भाई, सदिश राशि जो होती है उसको हम बोलते हैं बच्चा वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी जो होता है, तो वेक्टर क्वांटिटी बताना है भाई, जिसकी कोई दिशा होती है वो क्या होती है, सदिश राशि होती है। तो आपका चाल होगा, घनत्व होगा, घर्षण होगा, फिर आपका ऊर्जा होगा। तो बच्चा ध्यान रखना, ये घर्षण बल जो होता है, फ्रैक्शन फोर्स जो होता है, फ्रैक्शन फोर्स जो होगा, फ्रैक्शन फोर्स जो होगा बच्चा, ये आपकी कैसी राशि होती है, ये आपकी सदिश राशि होती है। ध्यान रखना है। बाकी की चाल और घनत्व, चाल को बेटा आपका जो स्पीड होती है, घनत्व को डेंसिटी, ऊर्जा को एनर्जी बोलते हैं, ये सभी कैसी होती है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है, एदिश है, एदिश है भाई, ध्यान रखिए। एदिश राशि वो राशियां होती हैं जिनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, कोई दिशा नहीं होती है, वो आपकी कौन से होती हैं, आपकी अदिश राशियां। और सदिश राशियां वो राशियां होती है जिनकी कोई दिशा होती है, जैसे कि सदिश राशि को मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, जैसे बल, वेग, विस्थापन, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, कोणीय आवेग, भार। ठीक है, ये सभी कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है, जिसमें पूरा व्यय आ जाए। कहने का मतलब ये हो गया, परंतु कुछ अपवाद भी हैं भाई, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 अगला है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 15 है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, मंगल का, शुक्र का, पृथ्वी का, शनि का? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई, जल्दी से बताइए मेरे बच्चा, किसका आंसर क्या होगा। तो बच्चा देखिए, जो आपका शनि जो होता है, शनि का क्या होता है बच्चा, आपका टाइटन होता है, आपका उपग्रह, सैटेलाइट जिसको हम बोलते हैं। पृथ्वी का क्या होता है बच्चा, पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी का उपग्रह क्या है, चंद्रमा है भाई। शुक्र का कोई नहीं होता, मंगल के 2 हैं। मंगल के कौन है बच्चा, फो फोबोस है ना, फोबस, फोबोस होता है, फोबोस और डीमोस। ठीक है जी, फोबोस और क्या होता है, फोबोस होता है, और क्या होता है, एक होता है डीमोस, डीमोस है ना जी। डीमोस या डीमोस जो होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका 2 इसके उपग्रह होते हैं, किसके, मंगल के। ठीक है, लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन, या फिर हम कह सकते हैं चमकीला ग्रह, या फिर गर्म ग्रह जो कहा जाता है वो शुक्र को आ जाता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 है भाई, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समुद्र की गहराई ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है। समुद्र की जो गहराई को ज्ञात करेगा वो कौन सा यंत्र है, फेदोमीटर है, बैरोग्राफ है, हिप्सोमीटर है, फिर सभी। तो बच्चा ध्यान रखना है, समुद्र की गहराई को जो मापेगा वो फेदोमीटर होता है। बैरोग्राफ तो बच्चा ये बताता है आपका, ये बताता है वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय वायुमंडलीय दाब को जो मेजर जो किया जाता है, जिस पर आपका अंकित किया जाता है, वो बैरोग्राफ होता है। ठीक है, जो बैरोमीटर जो होता है ये बता क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब को मापेगा। ठीक है, तो इस पर क्या ग्राफ बनाया जाता है। फेदोमीटर जो होता है ये क्या, समुद्र की गहराई को मापने का काम करेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाहन प्रदूषण का एक भाग नहीं है भाई। ऐसा कौन सा वाहन है ना, जो इस प्रदूषण को नहीं फेंकता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन नहीं फेंकता है प्रदूषण के तौर पर, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण में निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण में निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी प्रदूषण में निकलती है। बच्चों ध्यान रखना, हाइड्रोजन जो होता है प्रदूषण के तौर पर नहीं निकलती, क्योंकि ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस होती है, हाइड्रोजन गैस ही होती है मेरे बच्चा, मेरे मुन्ना। और कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते हैं, CO, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मूला होता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसका फॉर्मूला होता है CO2 होता है। और सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है बेटा, इस होता है SO2। ध्यान रखिए, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्मूला आपके सामने लिखे हुए हैं, इन चीजों को राइट डाउन करते चलिए आगे तरफ चलिए बच्चा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसी वजह से बच्चा थोड़ा फास्ट हम करा रहे हैं, तो ध्यान रखना भाई। जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और आपके लिए हम ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे भाई, जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा तब तक हम ऐसी क्लासेस लाते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, कोविड-19 जो आया था, कोविड-19 की जांच का नाम क्या है, ये RT-PCR होता है, एलिसा होता है, PCR होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बच्चा, जो कोविड-19 की जांच के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, PCR। कौन सा किया जाता है बेटा, PCR टेस्ट किया जाता है बच्चा। एलिसा जो होता है एड्स का किया जाता है, एड्स का। ठीक है जी, एड्स जो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होती है उसका किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए बच्चा क्या कह रहा है, देखिए तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 19, मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है तथा यह आमतौर पर संक्रमित के माध्यम से फैलता है भाई। तो मलेरिया जो बीमारी होती है बताइए, और किसके माध्यम से फैलती है, ये मलेरिया मधुमक्खियों से होती है, मच्छरों से होती है, मक्खियों से, ये सभी। जल्दी से बताइए, पक्षी से।
जल्दी से बताइए मेरे बच्चों क्या आंसर होगा। तो ध्यान रखना बेटा, जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से होता है, मच्छरों से। और मलेरिया का मच्छर का नाम क्या है? उसका नाम है मलेरिया फेनालेवान। जो मच्छर होता है मादा एनाफ्लीज, क्या नाम है? मादा एनाफ्लीज जो होता है, इससे होता है बेटा। फीमेल मॉस्किटो होती है, ये काटती है अंडे देने के लिए। तो ध्यान रखना भाई, ये मलेरिया फैलाती है मादा एनाफ्लीज। और बच्चा डेंगू जो होता है, डेंगू, एक डेंगू होता है, आप ये ध्यान रखना, डेंगू जो होता है वो मच्छर का नाम होता है एड्रीज मच्छर होता है। क्या नाम होता है? एड्रीज मच्छर के काटने से आपको क्या होगा बच्चा? आपको डेंगू हो जाता है भाई, ध्यान रखिए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? परमाणु संख्या को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। क्या बोलते हैं बच्चा? एटॉमिक नंबर। जल्दी से बताइए क्या होगा पे? परमाणु एटॉमिक नंबर जो होता है, जल्दी से बताना है। परमाणु संख्या कितनी होती है पोटेशियम की? 20 होती है, 18 होती है, 19 होती है, 17? जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार बच्चा, अच्छे जवाब आ रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। चलते रहिए और इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए, ध्यान रखना है भाई। तो बच्चा ध्यान रखना है, 19 जो 19 होती है पोटेशियम का क्या होता है? परमाणु क्रमांक है, परमाणु संख्या होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयचर है? भाई उभयचर बताना है, जो पानी में भी रहता है बाहर भी रहता है। तो ध्यान रखना वो कौन सा होगा? कछुआ होगा, छिपकली होगा, मेंढक होगा, तिलचट्टा होगा। उभयचर के तौर पर मैं बात करता हूँ बच्चा, वो मेंढक जो होता है उभयचर का काम करता है भाई, ध्यान रखिए, विशेष तौर पर ध्यान रखिए बच्चा। तो क्या होगा आपका? जो मेंढक होगा उभयचर का काम करता है भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बल हमेशा आकर्षक होता है? ऐसा कौन सा बल है जो हमेशा आकर्षण का काम करेगा, हमेशा चलता रहता है? स्थिर विद्युत बल होता है, या फिर गुरुत्वाकर्षण बल होता है, या फिर हम कह सकते हैं मेरे बच्चों, या फिर हम कह सकते हैं स्थिर विद्युत बल होता है, या फिर हम कह सकते हैं आपका कौन सा, या हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल होगा, पेशीय बल होगा, चुंबकीय बल। तो ध्यान रखना, जो हमेशा कार्य करने वाला जो आकर्षण बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल होता है। आपको पता है पृथ्वी हर एक वस्तु को अपनी तरफ खींचती है, कितनी रफ्तार से? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफ्तार से खींचती है भाई पृथ्वी अपनी तरफ। इस पृथ्वी का जी का मान होता है कांस्टेंट होता है, इसका मान होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपन किलोग्राम का स्क्वायर भाई, ध्यान रखिए भाई। ठीक है जी, इन चीजों को लिखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए भाई। बहुत शानदार तरीके से हम क्विक रिवीजन ले रहे हैं भाई, बहुत फास्ट तरीके से। ध्यान रखना, कुछ चीजें हम एडवांस भी बता के चल रहे हैं आपको, ध्यान रखना इन सभी चीजों को लिखते रहें। पेन कॉपी लेकर के आपको बैठना है और सारी चीजें लिखते रहे, चलते रहिए भाई। ठीक है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं बच्चा। और प्रत्येक दिन हमारा नए क्वेश्चंस नए सेशन के साथ हम लेकर आते हैं। आपको ध्यान रखना बच्चा, जितने भी पिछले क्वेश्चंस हैं कोई भी क्वेश्चंस मैच नहीं होगा, सारे क्वेश्चंस नए होते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश के वेग मतलब प्रकाश का वेग इतना होता है, इसके बारे में किसने बताया था? गैलीलियो ने, रोमर ने, न्यूटन ने, माइकल्स ने? जल्दी से बताइए। तो बच्चा ध्यान रखना, प्रकाश के वेग के बारे में जो बताया था रोमर ने बताया था। किसने बताया था बेटा? रोमर ने। बताना, ध्यान रखना, प्रकाश की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है फोटोन, इन्होंने बताया भाई, फोटोन। प्रकाश की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है फोटोन। तो ध्यान रखिए भाई, प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है मेरे बच्चों। तो ध्यान रखना, न्यूटन ने गति के नियम के बारे में बताया था, गति के नियम के बारे में बताया था। और गति के कितने नियम दिए थे बेटा? 3 नियम दिए थे। किसने? न्यूटन ने दिए थे। न्यूटन की पुस्तक का नाम था आपका प्रिंसिपिया। ठीक है बच्चा, ध्यान रखिए। गैलीलियो को ब्रह्मांड का खोजकर्ता कहा जाता है, यूनिवर्स का। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है भाई? देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, कह रहा है किस उपकरण का प्रयोग ऊर्जा की मात्रा ज्ञात करने में किया जाता है? ऐसा कौन सा उपकरण है जो ऊर्जा की मात्रा का ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखना भाई, वो कार्डियोग्राफ होगा तो हार्ट का होता है, बैरोमीटर वायुमंडल दाब को मापेगा, कैलोरीमीटर नहीं होगा। इसका क्या होगा आंसर? आपका लगा सकते हैं इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं बच्चा, ध्यान रखिए, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25, भौतिक विज्ञान के अनुसार प्रकृति में द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती भाई? द्रव्य की कितनी अवस्थाएं होती? जल्दी से बताइए। भौतिक विज्ञान के अनुसार द्रव्य द्रव्य की कितनी अवस्था होती है? तो बच्चा द्रव्य की जो अवस्था होती है तो एक ही होती है दोस्तों, ध्यान रखना। अच्छा, द्रव्य की हम अवस्था की बात करें तो द्रव्य की तो एक ही अवस्था होती है, ध्यान रखना, एक ही अवस्था होती है। मतलब पदार्थ की अवस्था आपसे पूछने लगे, पदार्थ की, तो पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ में भी आपसे पूछने लगे तो भैया 3 अवस्था भी होती है मुख्यतः, और कितनी होती है? 5 भी। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब ठोस, द्रव्य, गैस, तो 3 अवस्था होगी। और सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये होती है 5 अवस्थाएं भाई, ध्यान रखना है। तो द्रव्य बेटा 3 अवस्थाओं में पाया जा सकता है, ध्यान रखना। कैसे कैसे? देखो, जल की मैं बात करूं, जल, यदि यहाँ होता जल तो क्या होता बेटा? यदि यहाँ होता जल, यहाँ पर क्या होता मेरे दोस्तों? यहाँ पर यदि जल होता द्रव्य की जगह, तो जल में आपको क्या लगाते? 3 अवस्था होती। कैसे? जल यदि पानी में है, जल है तो जल तो बेटा द्रव्य में हो गया। ठीक है, यदि वो बन जाता बर्फ, जल बर्फ बन जाता तो वो हो जाता बच्चा ठोस। और यदि उस जल को गर्म कर दिया जाता तो भाप बन जाता, जिसको हम बोलते हैं वाष्प। और वाष्प किस में कन्वर्ट हो जाता बच्चा? गैस में। तो ये पानी की 3 अवस्था में होती है, इसी वजह से इसको ट्रिपल पॉइंट भी बोलते हैं, त्रियक बिंदु। पानी का त्रियक बिंदु भी होता है, ध्यान रखना। तो परंतु द्रव्य की अवस्था तो एक ही है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक में होता है भाई? इनमें से कौन सा पूर्णांक होता है? परमाणु त्रिज्या है, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु आयतन? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। तो बच्चा पूर्णांक जो होता है हम कह सकते हैं परमाणु क्रमांक जो होता है, जिसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने भाई,
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 देखिए बच्चा क्या कह रहा है। एड्स निम्नलिखित में से किससे नहीं फैलता है? बच्चा जल्दी से बताइए, एड्स किससे नहीं फैलेगा? दूसरों के लिए प्रयोग की गई सुई का प्रयोग करके बिल्कुल फैलेगा भाई। दूसरे की सुई आप लगाओगे जिसको एड्स हुआ है और दूसरे को लगा दिया जाए तो उसको एड्स हो जाएगा। असुरक्षित यौन संबंध बिल्कुल हो सकता है बच्चा। सार्वजनिक शौचालय हो सकता है माँ से उनके एजन में बच्चों में। तो बच्चा ध्यान रखना, यदि माँ को यदि एड्स है तो बच्चे को कभी बिल्कुल एड्स नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होने वाला? डी आंसर होने भाई। ठीक है जी। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा, अगला क्वेश्चन आपके सामने 28 क्या कर रहा है? रक्त एक प्रकार का ऊतक माना जाता है भाई। रक्त जो होता है किस प्रकार का ऊतक होता है? एपिथेलियम ऊतक होता है, मांसल ऊतक होता है, संयोजी ऊतक होता है, तंत्रिका ऊतक होता है। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है। बहुत शानदार। यदि मेरे बच्चों वीडियो अच्छी लग रही है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भैया वीडियो को जरूर जरूर शेयर करते रहें। और हम प्रत्येक दिन आपके लिए ऐसी क्लासेस ला रहे हैं और लाते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा बच्चा। तो देखिए तो ध्यान रखना, ब्लड एक होता है संयोजी ऊतक है, इसका मतलब ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। कैसा होता है ब्लड? ब्लड कैसा है बेटा? कनेक्टिव टिश्यू है। कैसा है? कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम बोलते हैं ब्लड को कैसा बोलते हैं? कनेक्टिव टिश्यू बोला जाता है, मतलब संयोजी ऊतक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संयोजी ऊतक कहा जाता है। ध्यान रखना, कई बार पेपर में पूछा गया है। संयोजी ऊतक जो कहा जाता है किसको कहा जाता है? ब्लड को कहा जाता है भाई, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन खट्टे फलों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? ऐसा कौन सा विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी। सभी को पता होगा विटामिन सी जो होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। जैसे संतरा, नींबू, किन्नू, मौसमी, अंगूर जो भी है खट्टे फलों में पाया जाएगा। विटामिन डी सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश जो होगा उसमें क्या पाया जाता है बेटा? विटामिन डी। और दूध में पाया जाता है भाई, ध्यान रखिए। दूध में कौन सा पाया जाता है आपका? विटामिन डी। विटामिन ए पाया जाएगा गाजर में, ठीक है, गाजर में पाया जाता है। और फिर सेब में पाया जाता है। सबसे पहले किस में लगाना? गाजर में। विटामिन बी आपका दूध में, ठीक है, दूध में आपका और अंडा में, ठीक है। विटामिन बी जो होगा दूध, अंडा में। हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां जो होगी उन सभी में क्या पाया जाता है बच्चा? विटामिन बी पाया जाता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, वायु का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करेगा? देखिए बच्चा, यदि वायु का बुलबुला है, वायु का बुलबुला जल में किस तरह व्यवहार करेगा? मान के चलिए इस तरफ ऐसे बुलबुला बन गया पानी के अंदर, तो देखो ये लेंस जो बन रहा है कुछ इस तरह से बन रहा है, और जिसको हम बोलते हैं उत्तल, उत्तल लेंस या उत्तल दर्पण। ठीक है जी, दर्पण बन रहा है भाई साहब, लेंस है यहाँ पर, लेंस कह रहा है। उत्तल लेंस और दर्पण सेम ही होते हैं, तो ध्यान रखना उत्तल लेंस की तरह बन रहा है, परंतु कार्य जो करेगा ना ये किसकी तरह करेगा? अवतल लेंस की तरह काम करेगा। अवतल लेंस जो होता है प्रकाश को फैलाने का काम करेगा भाई। अवतल लेंस प्रकाश को फैलाने का काम करेगा। ये अपसारी होता है। कैसा होता है बेटा? अपसारी होता है, फैलाना करेगा। और ये होता है आपका अभिसारी। क्या होता है बच्चा? अभिसारी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चा कन्वर्जिंग, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। जो फैलाएगा वो अपसारी मतलब डाइवर्जिंग होगा, और जो बेटा इकट्ठा करता है उसको हम बोलते हैं अभिसारी। ध्यान रखना भाई, कन्वर्जिंग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 है, क्षेत्र में किस कारण नाक से खून अधिक ऊंचाई वाले बहने लगता है भाई? कहना चाह रहा है बेटा, आपके आंख नाक कान से खून आने लगता है जब आप अधिक ऊंचाई पर जाते हो। तो किसके कारण आता है? ऐसा क्या हुआ है जब आपके आंख नाक से खून आया? जब ऊंचे इलाके पर जा रहे हो तो वहां पर आपका उच्च वायुमंडलीय दाब हो जाता है, मतलब ज्यादा वायुमंडलीय दाब हो जाता है। निम्न वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडलीय दाब घट जाता है, कम होता है, अत्यधिक सर्दी होती है, फिर में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला बच्चों? आपके जवाब का इंतजार हम कर रहे हैं। बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं, ध्यान रखना बच्चा। तो ध्यान रखना, कम आपका वायुमंडलीय दाब होगा, निम्न वायुमंडलीय दाब कम होने का। पृथ्वी की सतह से यदि ऊपर जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा, और पृथ्वी की सतह से नीचे भी जाएंगे तो क्या होगा? वायुमंडलीय दाब कम होता है। जैसे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर, ऐसी वायुमंडलीय दाब कम होता है ऊपर नीचे जाने पर। ठीक है जी, तो पृथ्वी की सतह से ऊपर नीचे जाएंगे तो वायुमंडलीय दाब कम होगा। तो आप पर्वत पर जा रहे हो तो ध्यान रखना वायुमंडलीय दाब कम होगा। आपके किससे? कान से, नाक से आपसे क्या होगा? खून आने लगता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, प्रकाश संश्लेषण में अधिकतम होता है। प्रकाश संश्लेषण सबसे ज्यादा क्या मात्रा में होती है? तो सफेद रोशनी होनी चाहिए, हरी रोशनी, नीली रोशनी या फिर लाल रोशनी। तो प्रकाश संश्लेषण सबसे आवश्यक जो होती है वो लाल रोशनी होती है बच्चा, ध्यान रखिए भाई, यही होता है लाल रोशनी, ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, निम्नलिखित में से पहला गणना यंत्र कौन था जिससे गिना जाता था? गणना यंत्र कौन सा था? कैलकुलेटर था, पास्कलिन था, या अबेकस था? इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले जब चला था इनसे पहले तो था, सबसे पहले क्या था? अबेकस जो था वो गणना करने वाला, गिनने वाला एक यंत्र था भाई, ध्यान रखिए। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन आपके सामने मैथ का क्वेश्चन था पिछला, क्वेश्चन 34 देखिए, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है भाई? अंतरिक्ष में कोई अंतरिक्ष यात्री बैठा हुआ है, वो अंतरिक्ष को देख रहा है तो कैसा दिखाई देगा? लाल, काला, नीला, हरा। सीधी सी बात सर जी, उसको कैसा दिखाई देगा? जो अंतरिक्ष दिखाई देता है बच्चा वो कैसा दिखाई देता है? आपका काला दिखाई देता है। मजा आ रहा है भाई? यदि मजा आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, रेडियो धर्मिता की खोज किसने करी? रदरफोर्ड ने, रोंटगन ने, हेनरी बैकुरल ने,
हेनरी बैक्यूरेल ने या फिर वोल्ट ने, कोल्ट जब कोल्ट लिख सकते हैं। तो बच्चा ध्यान रखना है, आपका रेडियोधर्मिता की खोज जो करी थी बच्चा, वो किसने करी थी? रेडियोधर्मिता की हेनरी बैक्यूरेल ने की थी। रॉन्टजन ने एक्सरे की खोज की थी, एक्सरे की खोज की है। और रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस मतलब नाभिक की खोज की है, नाभिक की। ठीक है जी, कि नाभिक मतलब खोज करता है, परमाणु के नाभिक की खोज करता है रदरफोर्ड है। सैमुअल कोल्ट ने बच्चा बंदूक की करी थी, किसने करी की, किसी करी थी? बंदूक की खोज करी थी सैमुअल कोल्ट ने। ठीक है, हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोधर्मिता की खोज करी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है, एलर्जी बीमारी किससे संबंधित है भाई? एलर्जी बीमारी किससे संबंधित होती है? गुर्दे से संबंधित है, दांत से, दिमाग से, त्वचा से? सीधी सी बात है, एलर्जी जो होती है सबसे पहले किस में कह सकते हैं? त्वचा के अंदर होती है भाई। त्वचा में कितनी लेयर होती है? 7 लेयर होती है। सबसे मोटी त्वचा जो होती है शरीर में कहाँ होती है? का पैर का तलवा होता है। सबसे कम पतला जो पना होता है त्वचा को कहाँ होता है? लिड ऑफ आइज, आंखों की पलकों के ऊपर सबसे पतलापन होता है त्वचा का। ध्यान रखिए भाई, शरीर का सबसे बड़ा अंग कह देते हैं त्वचा को कहते हैं बच्चा, ध्यान रखिए। त्वचा का सबसे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो होता है त्वचा होता है। लगभग 8 से 9 किलो, 8 किलो लगभग आसपास क्या होता है? त्वचा में वजन होता है आपके में टोटल। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 37 है। देखिए क्या कह रहा है, आवर्त सारणी का आवर्त तत्व किसे कहा जाता है? आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कौन सा? हाइड्रोजन है, आर्गन है, हीलियम है, नियोन है। ध्यान रखना बच्चा, आवर्त तत्व या फ्यूचर का ईंधन जो कहते हैं हाइड्रोजन को कहते हैं, क्योंकि बेटा नैंड लीफ की आवर्त सारणी में इसको कोई स्थान नहीं दिया गया था, वो बड़ा कंफ्यूज था कि इसको कहाँ पर रखना है। तो आज के टाइम में जो है बच्चा, आपको हाइड्रोजन को पहले नंबर में रखा जाता है, ध्यान रखना है। तो ठीक है जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है, सोडियम धातु को रखा जाता है। सोडियम जो धातु होती है ये कैसी होती है बेटा? धातु होती है, और धातु जो होती है चाकू से काटी जाती है। चाकू से काटना, चाकू से काटना, ठीक है जी, चाकू से काटा जा सकता है। किसको बेटा? सोडियम धातु को। क्लोरीन में रखा जाता है, केरोसिन के ऑयल में, अमोनियम में, जल में। तो ध्यान रखना है, सोडियम को किस में रखा जाता है बेटा? सोडियम को केरोसिन के ऑयल में रखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जल के साथ अभिक्रिया करके विस्फोट बनाती है। कौन सी? सोडियम धातु जो होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बच्चा अगला क्वेश्चन देखिए, क्या शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 39 है, मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है बेटा? मोमबत्ती का जलना जो होता है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना बेटा, रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होता है जब किसी चीज को एक बार यूज करने के बाद दोबारा यूज में ला जाता है, वो तो होता है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन वो होता है जिसमें एक चीज को यूज करने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में लाया जाए। तो जैसे कि मान के चलो, पानी, पानी को आपने क्या जमा दिया? बर्फ, बर्फ से क्या होगा? वाष्प, वाष्प से क्या बना सकते हैं? पानी द्वारा बनाया जा सकता है। तो वो प्रक्रिया होती है आपकी भौतिक प्रक्रिया। और परंतु ध्यान रखना, रासायनिक अभिक्रिया वो होती है जिसमें एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसी फॉर्म में न लाया जाए। जैसे भोजन का पाचन होना, भोजन को पाचन कर लिया, पाचन के बाद दोबारा फॉर्म में नहीं ला जा सकता उसी भोजन की फॉर्म में। जैसे माना लोहे पर जंग लगना, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो गलने लगता है, तो ध्यान रखना दोबारा से लोहे नहीं बना जा सकता। ऐसे होता है बेटा मोमबत्ती का पिघलना जो होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक अभिक्रिया, और पिघलना कैसी बेटा? यहाँ पर होता है ना मोमबत्ती का पिघलना, तो पिघलना होता है तो आप क्या लगाते हैं बच्चा? वो आप भौतिक परिवर्तन लगाते हैं। और मोमबत्ती का जलना है जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में आपकी मोमबत्ती जलती है, जिसमें मोम होता है प्लस में धागा होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे बच्चों, देखिए 40, देखिए क्या कह रहा है, लेंस की क्षमता का मात्रा क्या होता है? लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? ऑप्टर में, फ्लक्स फ्लक्स में, डायोप्टर में, ल्यूमेन में। ध्यान रखना बच्चा, लेंस की क्षमता को किसमें मापा जाता है? डायोप्टर, कैपिटल डी से आपको नोट किया जाता है। डायोप्टर में लेंस की क्षमता को मापा जाता है। पावर ऑफ लेंस हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखना किसमें मापा जाता है? आपका किसमें मापा जाता है बेटा? आपका मापा जाता है किसमें? डायोप्टर में। पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है P=1/f होता है बेटा। फोकल लेंथ होती है, मीटर के अंदर होती है, ध्यान रखना है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सोडियम का गलनांक बिंदु कितना होता है? सोडियम Na जो होता है बेटा, इसका गलनांक बिंदु बताना कितने पर गल जाता है? 97 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, जो सोडियम का गलनांक बिंदु होता है वो कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 97 डिग्री सेल्सियस जो होता है सोडियम का गलनांक बिंदु होता है बच्चा, ध्यान रखिए। यदि आपको 97 टेम्परेचर हो गया तो वो गलने लगेगा भाई, ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने 42, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा था भाई? पृथ्वी की सतह पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा होता है? सिलिका है, एल्यूमिनियम है, ऑक्सीजन है, पर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, पृथ्वी की जो सतह होती है भूपर पट्टी, उसको सबसे ज्यादा मात्रा में जो पाया जाता है, हम कह सकते हैं वो अधातु की बात कर रहा है, तो क्या होता है? ऑक्सीजन। और धातु यहाँ लिख देता है, यदि यहाँ पर आपका लिख देता है धातु, तो आपका क्या आता है? एल्यूमिनियम आता है। ध्यान रखना बच्चों, ठीक है जी, बहुत शानदार, वेरी गुड मेरे बच्चों। अधातु में ऑक्सीजन है और धातु में कौन सा आ गया? एल्यूमिनियम, ठीक है जी। पृथ्वी की सतह पर, सतह कौन सी? भूपर पट्टी, ठीक है, इसमें कहा गया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 43 है, क्या कह रहा है? रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? सभी को पता है, आसान सा क्वेश्चन है। साइटोक्रोम के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्रकाश के कारण, या फिर फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण? फाइब्रोनोजन प्रोटीन के कारण, जल्दी से बताइए किसके कारण? तो किसके कारण रक्त का लाल रंग होता है बच्चा? हीमोग्लोबिन के कारण होता है भाई। रक्त का लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन जो होता है। तो ध्यान रखना है, लाल रक्त कणिकाओं में पाया जाता है, लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं को जो साइंटिफिक नाम होता है वो एरिथ्रोसाइट होता है बच्चा। और लाल रक्त कणिका को जीवन काल जो होता है 20 से 120 दिन होता है भाई। ये जन्म लेती है अस्थि मंजा में और मरती कहाँ पर है? प्लीहा के अंदर, स्प्लेन के अंदर मरती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर भाई 44 है, आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कैसे कहा जाता है? आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कैसे कहा जाता है? हेनरी मौजले को, हेनरी बैक्यूरेल ने, मेंडलीफ, या इनमें से कोई नहीं।
तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो खोजकर्ता कहा जाता है बच्चा, उसको किसको कहा जाता है? मेंडलीफ को कहा जाता है। और बच्चा किसका कहे, यदि आपसे कहने लगे आवर्त सारणी का खोजकर्ता है, उसको कहते हैं मोजले को कहा जाता है। हेनरी बैक्यूरेल बच्चा किसके खोज करता है? गामा किरणों के भी कह सकते हैं, गामा किरण। गामा किरण के जो खोज करता है हेनरी बैक्यूरेल को कहा जाता है, ध्यान रखना है भाई, ठीक है जी। और रेडियो सक्रियता की खोज करी है वो किसने? हेनरी बैक्यूरेल ने की है। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 45 है, नाभिक की खोज किसने की है? नील्स बोर ने, चैम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जेम्स जे थॉमसन ने। तो ध्यान रखना बच्चा, नाभिक की खोज करने वाले जो थे बच्चा वो कौन थे? रदरफोर्ड थे। जेम्स चैडविक ने किसकी की है बच्चा? ये करिए बच्चा आपका न्यूट्रॉन की। किसकी करिए? न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? जेम्स चैडविक। जे थॉमसन जो है बेटा ये हैं आपके इलेक्ट्रॉन के। किसके हैं? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो बच्चा कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं मेरे बच्चों? इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो कहे जाते हैं वो कौन कहे जाते हैं मेरे बच्चा? वो कहे जाते हैं आपके कौन? जल्दी से बताइए कौन कहे जाते हैं? आपके कहे जाते हैं मेरे बच्चों, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता जो कहे जाएंगे वो कहे जाते हैं बच्चा आपका जे थॉमसन, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने बच्चा, बहुत शानदार क्वेश्चन नंबर 46। जल्दी से कमेंट करते रहिए बच्चा, जो मेरे चैनल से नया जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते रहिए, बहुत शानदार बच्चा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 47 है, चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है? मतलब पलायन वेग का मतलब होता है बेटा इसको हम बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। क्या बोलते हैं? एस्केप एस्केप वेलोसिटी जो होता है चंद्रमा, मतलब किसी वस्तु को चंद्रमा की सतह से फेंका जाए तो फिर चंद्रमा की सतह पर वापस नहीं आएगी, तो पलायन वेग पूछ रहा है वो कितना होता है। तो ध्यान रखना 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है और 2.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और यह होता है 2.4 किलोमीटर पर सेकंड होता है। ध्यान रखना चंद्रमा का पलायन वेग जो होता है बेटा वो होता है 2.41 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको पता है बेटा, पृथ्वी का यदि पूछने लगे पृथ्वी का, तो पृथ्वी का पलायन वेग आपसे पूछने लगे, पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग आपसे पूछने लगे, पृथ्वी का पलायन वेग आपसे पूछने लगे तो क्या बताएगा, बताओगे आप बच्चों? पृथ्वी का पलायन वेग लिख लीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी का पलायन वेग आपसे पूछने लगे तो भाई आप क्या बताओगे? ये होता है बेटा 11.2 किलोमीटर, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है जी। तो क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड रफ्तार से किसी चीज को पृथ्वी सतह से ऊपर फेंका जाए तो वापस पृथ्वी सतह पर वापस नहीं आएगी, इसको हम पलायन वेग बोलते हैं। तो चंद्रमा का क्या होता है 2.41 होता है। और पृथ्वी का जो ग्रेविटी होती है वो कितनी होती है? पृथ्वी की ग्रेविटी आपसे पूछने लगे तो होता है बेटा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है भाई, ठीक है जी। और चंद्रमा की जो ग्रेविटी की मैं बात करूँ, चंद्रमा से आपसे पूछने लगे तो चंद्रमा की कितनी होती है? चंद्रमा का जी का मान चंद्रमा का होता है 1.67 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। लगभग 1.5 से ऊपर होता है थोड़ा सा, किसका? चंद्रमा का ग्रेविटी जो होती है, ठीक है बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ चलते हैं मेरे बच्चों। क्या क्वेश्चन है भाई? क्वेश्चन नंबर 47 है, मशीनों के पुर्जों के घिसने का कारण क्या हुआ है? आपकी मशीनरी जब कोई चलती है तो वो पुर्जे घिसने लगते हैं, उसका मेन रीजन क्या होता है बच्चा? जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा? चुंबकीय बल के कारण, स्थिर विद्युत बल के कारण, घर्षण बल के कारण, संसंदक बल। सीधी सी बात है बच्चा, उसमें फ्रैक्शन फोर्स लगता है, घर्षण होता है, और जो कोई चीज फ्रैक्शन होगी तो वो चीज क्या करने लगती है? घिसने लगती है। इस फ्रैक्शन से बचाने के लिए लुब्रिकेंट का बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, जैसे ग्रीस का प्रयोग करते हैं, किसी ऑयल का प्रयोग करते हैं, जिससे आपका फ्रैक्शन कम हो। ध्यान रखना मशीन के पुर्जों के घिसने का कारण क्या होता है बेटा? घर्षण बल होता है, फ्रैक्शन फोर्स होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए बच्चा, क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल शीशे काटने में किया जाता है? बड़ा शानदार। और बच्चा जब हम कौन सी क्लास में थे? 6 क्लास में, 5वीं क्लास में थे, तभी भी हमें ये क्वेश्चन पता था कि बच्चा शीशे को काटने के लिए हीरे का यूज किया जाता है। तो शीशे का काटने के लिए शीशे का प्रयोग किया जाएगा, ग्रेफाइट का, हीरे का या फिर ग्रेफाइट का। तो ध्यान रखना हीरे का यूज किया जाता है, किसको काटने के लिए? शीशे को काटने के लिए हीरे का यूज किया जाता है। भाई मजा आ रहा है बिल्कुल। चलते रहिए मेरे बच्चों, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। बिल्कुल भाई, आपका एक कार्य में मोटिवेशन देगा, गुरु दक्षिणा में बस एक काम कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 49 है, देखिए बेटा, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सोडियम बाई सल्फर है, सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम बाई कार्बोनेट है, या फिर पोटेशियम कार्बोनेट है। तो ध्यान रखना बच्चा, बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है बच्चा वो क्या होता है? सोडियम बाई कार्बोनेट। क्या होता है बच्चा? सोडियम बाई कार्बोनेट जो होता है वो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है, जिसको हम बोलते हैं बेटा NaHCO3। ये सोडियम बाई कार्बोनेट होता है। और सोडियम कार्बोनेट का होता है बेटा Na2CO3.10H2O। इसको हम बोलते हैं बेटा धावन सोडा। क्या बोलते हैं? धावन सोडा। तो कपड़े धोने वाला सोडा होता है उसका फार्मूला होता है Na2CO3 10H2O। और जो खाना सोडा होता है जिसको हम बोलते हैं सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका फार्मूला होता है NaHCO3। भाई मजा आ रहा है, चलते रहिए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत शानदार तरीके से आप जवाब दे रहे हैं। चलते रहिए, क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने, एलपीजी का सिलेंडर आपके घर में आता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है। तो सिलेंडर में किन गैसों का मिश्रण होता है बच्चा? इथेन प्लस ब्यूटेन का, मीथेन प्लस ब्यूटेन का, या फिर इथेन पर प्रोपेन का, या फिर प्रोपेन प्लस ब्यूटेन को। तो ध्यान रखना इसका आंसर जो होने वाला है बड़ा शानदार आसान सा क्वेश्चन है, ब्यूटेन और प्रोपेन का यूज किया जाता है भाई एलपीजी सिलेंडर के अंदर। लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो होता है, एक क्वेश्चन आपको बताना है, बड़ा ही शानदार सा है। एलपीजी सिलेंडर में जो गंध आती है किस गैस के कारण आती है? तो बताना है इथाइल इथाइल मरकप्टेन है, मिथेन मरकप्टेन के कारण, या फिर प्रोपेन के कारण, या ब्यूटेन के कारण। किसके कारण सिलेंडर के अंदर स्मेल आती है? जल्दी से बताना भाई, कमेंट में बताना, देखता है आप कितनी तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 51 है भाई आपके सामने, मनुष्य के शरीर में रक्त भार का कितना प्रतिशत होता है? मतलब कि मनुष्य में आपको पता है भाई
आपके अंदर मेल जो होगा, मेल के अंदर जो ब्लड होता है 5 से 6 लीटर होता है। फीमेल के अंदर कितना होता है? फीमेल में 102 लीटर कम होता है। इसका मतलब 4 से 5 लीटर जो होता है, 4 से 5 लीटर जो होता है बच्चा फीमेल के अंदर होता है। तो बॉडी के वेट का कितना परसेंट होगा ये ब्लड जो होता है? तो ध्यान रखना 14%, 1%, 7%, 90%। ध्यान रखना है 7% जो होता है बॉडी के ब्लड का, ठीक है जी। जो बॉडी का वेट होता है उसका कितना होता है? 7%। जैसे मान के चलिए बॉय जो होता है लगभग रेशो जो होता है 70 किलो वजन आपके अंदर है, तो 7% निकाल लीजिए, 100 कर लीजिए, 107749 4.9, तो मतलब 4 किलो 900 ग्राम आ रहा है। तो 900 ग्राम का 1 लीटर बन जाता है, तो लगभग कितना बचेगा बेटा? 5.5 लीटर के आसपास पहुंचेगा। तो देखिए ये लिख रखा है मेल का, पुरुष का। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए, मजा आ रहा है, ठीक है, चलते रहिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या कर 52, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में निकलती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में कौन सी निकलती है? तो इलेक्ट्रॉन होती है, अल्ट्रासोनिक होती है, न्यूट्रॉन होती है, फिर एक्स किरण होती है। जल्दी से बताइए। तो बेटा ध्यान रखना, विद्युत चुंबकीय जो तरंग होती है 7 तरंग होती है, जैसे कि आपका गामा रेज हो गया, ठीक है, एक्सरेज हो गया, पराबैंगनी किरण हो गया, आपका होता है, आपका ने सुना होगा जो आपका होती है कौन सी, एक्सरेज जो होती हैं, या फिर हम कह सकते हैं रेडियो तरंग जो होती हैं, या आपके होते हैं लघु रेडियो तरंग होती हैं, ठीक है जी। तो वो सभी क्या होती है? विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। तो ना इलेक्ट्रॉन, ना अल्ट्रासोनिक, ना न्यूट्रॉन। तो ध्यान रखना एक्स किरणें जो होती है विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। भाई एक्स किरणों के जो खोज करता है वो बच्चा कौन है? रोंटजन है। कौन है बच्चा? एक्स किरणों के जो खोज करता है वो कौन है बच्चों? रोंटजन है, ठीक है जी। रोंटजन जो है एक्स किरणों की खोज करता कहा जाता है। एक्सरे वही है भाई, जब किसी की हड्डी वड्डी टूट जाती है तो एक्सरे किया जाता है बच्चा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा ही शानदार मजेदार क्वेश्चन, जल्दी से इसका जवाब दीजिए। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि गति का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय होता है, समय गुना दूरी होता है, समय प्लस दूरी होता है, या समय बटे दूरी होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, जो आपको गति का सूत्र होता है सभी को बताया बच्चा, दूरी बटे समय होता है। क्या होता है? दूरी बटे समय। गति का जो सूत्र होता है बेटा क्या होता है? डिस्टेंस अपन में टाइम होता है, किसका? स्पीड का। अगला क्वेश्चन आपके सामने बेटा देखिए, क्वेश्चन नंबर 54 है, दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसने लिखी है? भाई ये पुस्तक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक है जी। तो किसने लिखी? लेमार्क ने, डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने। उल्टा लिख दिया, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स पहले आएगा, डार्विन पीछे आएगा। ओमरिन ने या फिर डेक्ले ने। तो ध्यान रखना बच्चा, जो द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक लिखी है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन ने लिखी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता है? इसका मतलब तरंग दैर्घ्य का मतलब होता है भाई, मतलब कहने का मतलब है ये वेव की क्या होती है? ये वेव होती है ऊपर नीचे चलती है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वेव होती है, एक वेव होती है ऊपर जाना नीचे आना, एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे होता है, एम्पलीट्यूड ये होता है बच्चा, ध्यान रखना। तो ये वेव ऐसे जा रही है एक वेव, तो इसमें पूछ रहा है इस वेव की लंबाई जो है, ठीक है। तो कहना लगा है सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाला प्रकाश कौन सा होता था? ध्यान रखना सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है वो किसका होता है? लैम्बडा जो सबसे ज्यादा होता है वो किसका होता है बच्चा? तरंग दैर्घ्य होता है लाल कलर का। और सबसे कम की मैं बात करूं तो सबसे कम जो होता है बच्चा वो किसका होता है? बैंगनी कलर का। तो ध्यान रखना सबसे कम स्कैटरिंग जो होता है, सबसे कम स्कैटरिंग जो होगा, फैलाव, सबसे कम फैलाव, कम फैलाव मतलब फैल जाती है, तो सबसे कम फैलाव जो होगा वो किसका होगा? लाल रंग का। और सबसे ज्यादा फैलाव जो होता है, सबसे ज्यादा जो फैलाव होगा वो किसका होगा बच्चा? वो होगा आपका बैंगनी कलर का। तो बच्चे कंफ्यूज ना हो, बहुत से कहेंगे गुरुजी लंबी दूरी तक तो हमें लाल कलर दिखता है ना बेटा, लंबी दूरी तक जो लाल कलर दिखता है तो उसका फैलाव कम होगा, तो फोकस करके सीधा दिखता है आपको। और बेटा बैंगनी कलर जो होता है उसका फैलाव ज्यादा हो जाएगा तो आपको लंबी दूरी तक नहीं दिखेगा, वहीं पर आपका कलर क्या होता है? डिवाइड हो जाता है और आपको लंबी दूरी तक नहीं दिखता है। ध्यान रखना वेवलेंथ जो होती है सबसे ज्यादा लाल कलर की होती है, और बैंगनी कलर की क्या होती है बेटा? आपकी सबसे क्या होती है? कम होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने 56 क्या करा? निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा लेंस लगाया जाता है? बेटा निकट दृष्टि दोष को यहाँ ध्यान रखिए, कभी ऐसे लिख देता है, ऐसे लिख देता है मायोपिया। मायोपिया इंग्लिश नेम होता है भाई, मायोपिया तो इंग्लिश नेम होता है मायोपिया। तो मायोपिया में कौन सा लेंस लगाया जाएगा? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, समतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो निकट दृष्टि दोष में जो बच्चा लेंस लगाया जाता है अवतल लेंस लगाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोलते हैं बच्चा? ध्यान रखिए, कॉनकेव लेंस को लगाया जाता है। यदि दूर दृष्टि आ गया तो दूर के लिए क्या आएगा? दूर दृष्टि के लिए दूर दृष्टि दोष में लगाया जाता है बच्चा कौन सा? दूर दृष्टि में अवतल लेंस, जिसको दूर दृष्टि को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर देखिए कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 56 है, हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक कौन सा होता है? हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं भाई, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपने सुना होगा, 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। एक होता है प्रोटियम, प्रोटियम होता है, एक होता है ड्यूटेरियम, ठीक है जी, एक ड्यूटेरियम होता है, और एक होता है बेटा आपका क्या होता है? ट्राइटेरियम कह सकते हैं, ट्राइटियम बोल सकते हैं, ट्राइटियम बोल सकते हैं, ट्राइटियम, ठीक है जी, ट्राइटेरियम बोलते हैं, ट्राइटियम, ट्राइटियम, ठीक है। 3 समस्थानिक होते हैं, इसको हम बोलते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। ये 3 समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के। इसमें से पूछा जा रहा है कि इनमें सबसे ज्यादा जो होता है समस्थानिक जो होता है सबसे भारी कौन सा होता है? तो ध्यान रखना प्रोटियम जो होता है पहला वाला ही सबसे भारी होता है भाई, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने होता है भाई, क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 58 है, लेंस किस कांच से बना होता है? लेंस जो होता है किस कांच से बना होता है? पायरेक्स कांच से होता है, सोडा कांच से, फ्लिंट कांच से, क्रुक्स कांच से। तो ध्यान रखना बच्चा, लेंस किस कांच से बना होता है बच्चा? वो बना होता है फ्लिंट कांच से। किससे बना होता है? फ्लिंट कांच से आपका बना होता है बच्चा क्या? आपका
आपका लेंस जो बना होता है किससे बना होता है बच्चा, वो होता है आपका किससे, फ्लंट कांच से। फ्रंट कांच जो होता है, दूरबीन के आगे वाला जो कांच होता है फ्लंट कांच होता है बच्चा, ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा शानदार क्वेश्चन नंबर 59, रात्रि में तारों का टिमटिमाना। आपने देखा तारे टिमटिमाते हैं रात के समय में, तो क्या कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, जिसको हम बोलते हैं TIR, टोटल इंटर रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जल्दी से बताइए क्या होता है, तो ध्यान रखना बच्चा, जल्दी से बताइए। तारों का टिमटिमाना जो होता है, तो ध्यान रखना बच्चों, ये होता है आपका प्रकाश का अपवर्तन। क्या होता है बच्चा? प्रकाश का अपवर्तन जो होता है, तारों का टिमटिमाना होता है। ध्यान रखिए, प्रकाश का अपवर्तन बच्चा आपकी जो पानी के अंदर आपने छत डाली हुई है, पेंसिल जो है मुड़ी हुई दिखाई देती है, और बेटा जो मछली होती है वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। बहुत सारे एग्जांपल होते हैं किसके भाई साहब, आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन के। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है, विभवांतर मापने की इकाई होती है। विभवांतर को मापने की इकाई होता है मीटर है, वोल्टमीटर है, बैरोमीटर है, फेदोमीटर है। तो ध्यान रखना बच्चा, वो क्या होता है? विभवांतर को मापने की जो इकाई होती है वो क्या कर सकते हैं? वोल्टमीटर होते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे मुन्ना, मेरे राजाओं, लगभग 60 क्वेश्चन आपने किए हैं। और बच्चा लगभग कितनी मिनट की क्लास है? 40 मिनट की क्लास में 60 आपने क्वेश्चन किए हैं। बड़े मजेदार शानदार क्वेश्चन थे। 60 क्वेश्चन के साथ मैंने अलग सी चीजें बताई, तो मान के चलो 60 क्वेश्चन से आपने लगभग 150 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। यदि मेरे भाइयों वीडियो अच्छी लग रही है तो गुरु दक्षिणा के तौर पर चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। हम आपके लिए प्रत्येक दिन ऐसे क्लासेस लाते रहेंगे। इससे पहले जो मेरा भाई चैनल से नया जुड़ा है, इससे पहले भी लगभग 18 से 20, 19 से 20 क्लास आपकी GD की क्लास जा चुकी है। उसके साथ साथ NA की भी आपकी 12 से 13 क्लास जा चुकी हैं। बड़े शानदार और बड़े नए नए क्वेश्चंस प्रत्येक दिन हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक बार चलते हैं, एक बार सभी चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलते हैं, आज क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। क्लास कल होगी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।